नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। यूपी टेट प्रैक्टिस सेट पेपर या बाल विकास का 6वां भाग है, जिसमें हम देखेंगे 30 प्रश्नों को। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं अपने प्रश्नों को। और आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो की क्वालिटी पे मत जाइएगा। वीडियो का क्वालिटी कैसा भी हो, आवाज़ कैसा भी हो, अगर यह प्रश्न आपके काम के लायक है, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है स्क्रीन पर। यदि बालक एक पुस्तक को देख रहा है तो उसके माता पिता उससे पूछ सकते हैं कि उस पुस्तक में क्या दिखाया गया है। इससे माता पिता अपने बच्चे की डैश वृद्धि का मापन कर सकते हैं: मानसिक, शारीरिक, सांस्कृतिक या फिर सामाजिक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन ए के साथ। माता पिता बालक के मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी सबसे पहले बच्चे को जो है बोलना माँ ही सिखाती है घर पे। यानी उसका जो प्राथमिक विद्यालय होता है घर ही होता है और प्राथमिक गुरु जो उसकी माता होती है। तो उदाहरण के लिए यदि एक बालक पुस्तक को देख रहा है तो माता पिता पुस्तक की विषय वस्तु की व्याख्या कर सकते हैं। इससे बालक की भाषा का जो है विकास होता है और उससे ये होता है कि उसका परिचय नए शब्दों से भी होता है बच्चे का, जिससे कि वह पुस्तक में शामिल होते हैं। तो राइट आंसर जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वो ऐसा डैश कि उनका प्रेरणा के कारण करते हैं। यानी किसके कारण करते हैं? अपनी उपेक्षा को कम करने, कक्षा के साथ संबंध होने, कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में या फिर अपनी शक्तियों का उपयोग करने में। तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। यदि एक शिक्षक को स्वयं सीखने की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की व्यवधान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चों में जिज्ञासा नैसर्गिक गुण होता है जो कि वे अपने ज्ञान को निरंतर रूप से विकसित करते रहते हैं। तो इसमें जो है एक शिक्षक को जो है अपनी अपेक्षा को कम करने में, यानी यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। यानी एक शिक्षक को जो है स्वयं सीखने की प्रक्रिया में के दौरान किसी प्रकार का व्यवधान नहीं करना चाहिए। तो यानी अपनी अपेक्षा, वे ऐसा अपनी अपेक्षा को कम करने की उनकी प्रेरणा के कारण करते हैं। तो राइट आंसर जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की डैश की योग्यता का आकलन करते हैं: सही उत्तर का निर्माण करने, सही उत्तर की व्याख्या करने, सही उत्तर की पहचान करने या फिर सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने। तो यहाँ पे जो है बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करते हैं। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। सीमा हर एक अध्याय को बहुत जल्दी सीख लेती है, लेकिन लीना सीखने में काफी समय लगाती है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? निरंतरता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर, व्यक्तिगत विभिन्नता या फिर अंतःवैयक्तिक संबंध। तो यहाँ पे जो है विकास जो है सीखने का जो विकास का दर होता है वो अस्थायी नहीं होता है, अस्थायी होता है। अर्थात सभी छात्र जो है समान रूप से बोलना सीखते हैं, लेकिन प्रत्येक बच्चा का बोलना सीखने का जो समय होता है वो भिन्न हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण जो है यह सीमा हर अध्याय को बहुत जल्दी सीख लेती है और नीना उसे सीखने में काफी समय लगाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। समस्या समाधान लक्ष्योन्मुखी नहीं है, एक कौशल नहीं है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है। संख्या संबंधी योग्यता के बारे में नहीं है, समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है। तो समस्या समाधान जो है यह संख्या संबंधी योग्यता के बारे में नहीं है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है। एक डैश कक्षा में वास्तविक संसार की समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर काम करते समय शिक्षकों और विद्यार्थियों को एक दूसरे के कौशलों का प्रयोग करना चाहिए: परंपरागत, रचनात्मक, अध्यापक केंद्रित या फिर सामाजिक रचनावादी। जो सामाजिक रूप में जो रचनावादी कक्षा में वास्तविक जीवन में संबंधित जटिल परियोजनाओं पर कार्य समझते समय जो अध्यापकों और छात्रों को एक दूसरे कौशलों का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। विकास एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? एकीकृत
अंतरक्रिया का सिद्धांत, अंतर संबंधों का सिद्धांत या फिर निरंतरता का सिद्धांत। यहाँ पे कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ, निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश डैश की आवश्यकता होती है। बच्चों को नियंत्रण रखने में, अन्य बच्चों के साथ तुलना करने, बच्चों को प्रेरित करने या फिर बच्चों को डांटने। तो यहाँ पे दिया गया है कि बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को बच्चों को नियंत्रण नहीं करना चाहिए, तो अन्य के साथ तुलना भी नहीं करना चाहिए, डांटना भी नहीं चाहिए, सभी नकारात्मक यानी सकारात्मक वर्ड यहाँ पे है। ऑप्शन सी में राइट आंसर चला जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो ये सभी बाल विकास के प्रश्न है जो कि टेट और सीटेट दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो है शिक्षण अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, ये रटने पर नहीं, तकनीक को अग्र शिक्षण तकनीक को नहीं, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर भी नहीं होगा। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, जिसमें बालक को मुख्य स्थान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। वृद्धि और विकास के सिद्धांत, विकास की दर, विकास का क्रम, विकास के लिए सामान्य क्षमता। तो यहाँ पे जो है व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी विकास के दर में जो है भिन्न होते हैं। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, परीक्षा देते समय देविका प्रोत्साहित तथा राजेश निरुत्साहित महसूस करता है। उनके संवेगात्मक अनुभव का अंतर संभाविक रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? समय अंतराल, संवेगों का चरम सीमा, अनुकूलन का स्तर या फिर विचार का घनत्व। तो यहाँ पे जो है परीक्षा देते समय देविका प्रोत्साहित और राजेश जो है निरुत्साहित महत्व करता है, यानी वे एक दूसरे को यहाँ पे जो है देविका अपने आप को अनुकूलन कर ले रही है एक तरह से बोला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजस्टमेंट, और जो है राजेश अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है, यानी वहाँ पे अनुकूलन का जो स्तर है इससे संबंधित है राजेश। तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था को खिलौनों के अवस्था के रूप में जाना जाता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या फिर किशोरा अवस्था। तो यहाँ जो बाल्यावस्था होती है तो इसमें बाल्यावस्था का 2 दिया गया है, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तरावस्था, किशोरावस्था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, प्रारंभिक बाल्यावस्था के साथ यह जो है खिलौनों की अवस्था कही जाती है। अगला प्रश्न है, डैश डैश के अलावा निम्नलिखित में सभी बुद्धि परीक्षण के उदाहरण हैं। स्टैनफोर्ड बिने, बैचलर बिने, बेले स्केलस रोसांक परीक्षण। यहाँ पे जो है रोसांक परीक्षण, बैचलर बिने और स्टैनफोर्ड, ये तीनों जो है बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है, जबकि बेले स्केलस यह जो है बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी शिशु के जो है विकास जो उसके तराजू माप के मानक की श्रृंखला में जो है एक वैज्ञानिक नैन्सी बोयले द्वारा जो है शिशु और बच्चों की उम्र 3 जैसे 0 से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके मोटर, भाषा और जो 0 से 3 वर्ष के बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का जो आकलन करने के लिए शुरू किया था, उस वैज्ञानिक का नाम था नैन्सी बेले। नैन्सी बेले इनका नाम है। इन्होंने जो है यह 0 से 3 साल के बच्चों के जो है उनके मोटर, भाषा और संज्ञानात्मक विकास का आकलन करने के लिए इसका शुरुआत किया था। तो यहाँ पे जो है यह बुद्धि परीक्षा का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, आरटीआई अधिनियम का संबंध निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता से है? विकलांगता अधिनियम 1996, विकलांगता के आधार पर भेदभाव अधिनियम 2010, विकलांगता के आधार पर भेदभाव अधिनियम 1995 या फिर विकलांगता अधिनियम 2005। तो यहाँ पे जो है आरटीआई अधिनियम का संबंध जो है यह विकलांगता अधिनियम 1996 से है। इसमें जो है
1996 में अधिनियम के इस अधिनियम के तहत जो है अनुच्छेद 3 से है, इसका जो संबंध है अनुच्छेद 3 से है। और इसमें जो है बाद में जो है इसमें यह किया गया कि इस अधिनियम में सभी प्रकार के विकलांगताओं को जो है शामिल नहीं किया गया है। इसमें से कुछ लोगों को अलग भी कर दिया गया है, जिसमें कुछ प्रकार की विकलांगताओं को जो है छोड़ दिया गया है, जैसे कि दिमागी लकवा, आत्मकेंद्रिता जिसे ऑटिज्म जिसको बोलते हैं, और जो है इसमें जो है जो दूसरे प्रकार के मानसिक विकार वाले होते हैं उनको इस विकलांगता से निकाल दिया गया है, यानी छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ए के साथ। ITI अधिनियम का संबंध जो है विकलांगता अधिनियम 1996 से है, जो कि अनुच्छेद 3 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बालक का समाजीकरण क्षेत्र निर्भर करता है वातावरण पर, उत्तेजना के स्तर पर, शारीरिक विकास पर या फिर भाषा विकास पर। तो बालक का जो है समाजीकरण का क्षेत्र निर्भर करता है उसके वातावरण पर। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, डैश डैश को प्रभावशाली होने का संकेत नहीं माना जाता है, व्यक्त करने की में नवीनता, जिज्ञासा, रचनात्मक विचार या फिर दूसरों के साथ लड़ाई। तो यहाँ पे जो है प्रभावशाली होने का संकेत नहीं माना जाता है, यानी दूसरों के साथ लड़ाई है जो है एक निगेटिव चीज़ है, एक निगेटिव। तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा, नहीं पूछा गया, राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दूसरे के साथ लड़ाई करना जो है प्रभावशाली होने का संकेत नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है, अनुवांशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि, सामान्य बुद्धि या फिर वैश्विक बुद्धि। तो स्पीयरमैन के जो बुद्धि सिद्धांत में जो बुद्धि संरचना उन्होंने दी थी उसमें मूल रूप से दो कारकों का महत्व दिए थे उन्होंने, जो कि इसमें एक एस कारक होता है और जी कारक। इसको जीएस कहिए या एसजी, जीएस कारक कहिए या एसजी कारक। एक तो होता है उसमें जनरल और एक होता है स्पेसिफिक, यानी विशिष्ट कारक और सामान्य कारक। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। और बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था विने ने। तो एस का मतलब होता है स्पेसिफिक और जी का होता है जनरल, यानी सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। तो यहाँ पे जो पूछा गया बुद्धि के स्पीयरमैन में जो है जी का पूछा गया है, जनरल यानी सामान्य बुद्धि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, सामान्य बुद्धि। अगला प्रश्न है, व्यक्ति में वे विभिन्नता है जिससे वह कद, वजन, त्वचा का रंग, आंखों व बालों का रंग, पैर आदि से दूसरे से अलग होते हैं। भावनात्मक भेद, शारीरिक भेद, मानसिक भेद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया गया है, जिसमें व्यक्ति में विभिन्नता है जिससे वह कद, वजन, कहीं ना कहीं शारीरिक बात की जा रही है, त्वचा का रंग ये शरीर के बारे में है। तो भावनात्मक भी नहीं होगा, मानसिक भी नहीं होगा। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी शारीरिक भेद। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा कारक शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है? परिवार की गरीब सामाजिक आर्थिक स्थिति, विद्यालय का खराब शैक्षिक वातावरण, परिवार का व्यवसाय या फिर परिवार का खराब भावनात्मक वातावरण। पूछा गया इनमें से कौन सा शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है? पूछा गया है होता नहीं पूछा है नहीं होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर चला जाएगा इसी के साथ, परिवार का जो व्यवसाय है यह पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है। बाकी शैक्षिक वातावरण, सामाजिक आर्थिक स्थिति और खराब भावनात्मक वातावरण ये सभी जो है शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण होते हैं। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, वह बालक जो अपनी कालानुक्रमिक आयु के बालकों की तुलना में शैक्षिक कमी को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, असाधारण बालक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो बालक जो है कालानुक्रमिक आयु में बालकों की तुलना में अपनी शैक्षिक कमी को दर्शाते हैं उनको जो है असाधारण बालक कहा जाता है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न है, भाषा का वह घटक जो ध्वनि के अनुक्रम संचालन एवं उनकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को एक बार पुनः दोबारा देखते हैं। भाषा का वह घटक जो ध्वनि के अनुक्रम संचालन एवं उनकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ,
पूछा गया है कि भाषा का वह घटक जो ध्वनि के अनुक्रम संचालन और उनकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, तो वह जो है अर्थ विज्ञान से है, उसे अर्थ विज्ञान कहते हैं। राइट आंसर चला जाएगा ए के साथ। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। वह घटक ध्वनि अनुक्रम संचालन और उसकी संरचना, यहाँ पे संरचना भी दिया गया है, यानी उसकी बनावट, स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं। तो यह जो है कहीं ना कहीं उस चीज के शब्द विन्यास तथा उसके वाक्य संरचना के नियमों का उल्लेख करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी स्वर विज्ञान को। यानी जो वर्ड बनते हैं उसमें जो व्याकरण, जैसे व्याकरण में हम क्या करते हैं उसमें तो परिभाषा पढ़ते हैं, मगर इसमें क्या गया कि स्ट्रक्चर, संरचना से संबंधित नियम चर्चा करती है, तो उसे जो है स्वर विज्ञान कहते हैं। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। बुद्धि का एकल घटक या एकल सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, पॉलव ने, अल्फ्रेड बिने ने या फिर फ्रीमैन ने। तो यहाँ पे बुद्धि का एकल यानी एक कारक सिद्धांत, जब अभी मैंने आपको ऊपर बताया था जैसे एक कारक सिद्धांत बिने ने दिया था। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाने वाला है अल्फ्रेड बिने, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार, तनाव मुक्त, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बहिर्मुखी जो प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वे सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उनका जो व्यक्तित्व होता है लोगों के बीच बोलने, यानी एक तरह से वह भाषण देते हैं, बोलने में भी उनको कोई हिचक नहीं होती है। इस प्रकार के लोग जो है सामाजिकता से पूर्ण एवं व्यवहार में मित्रवत रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार अति मानव वह होता है जिसे, सुपरस्टार यानी अति मानव वह होता है जिसे ज्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार यानी ज़्यादातर लोगों के द्वारा जो चयन किया जाता है, पसंद किया जाता है, ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया? ऑप्शन है 1912, 1922 में, 1848 या फिर 1910 में। तो वर्ष जो है 1910 में जो है ऑप्शन यहाँ पे चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। 1910 ईस्वी में जुंग ने व्यक्तित्व का मूल्यांकन के लिए साहचर्य परीक्षण का विधि का निर्माण किया था। ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं भावनात्मक अंतर, भौतिक अंतर, मानसिक अंतर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लग रहा है इसी प्रकार का प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन बदल गया है, बाकी सब ऑप्शन यही थे। तो भावनात्मक अंतर होगा नहीं, मानसिक होगा नहीं, यहाँ पे शारीरिक अंतर दिया था। तो राइट आंसर चला जाएगा भौतिक अंतर। यही सेम टू सेम प्रश्न था, बस एक विकल्प यहाँ पे बदल दिया गया है। इसी वीडियो में यह प्रश्न ऊपर था। तो राइट आंसर जाएगा बी के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें किसके घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ेपन नहीं उत्पन्न होगा? परिवार का खराब सामाजिक आर्थिक स्तर, स्कूल विद्यालय का शोचनीय शैक्षिक माहौल, परिवार का पेशा या फिर परिवार की शोचनीय भावात्मक वातावरण। इसी प्रकार के प्रश्न एक और ऊपर आया था जो कि शैक्षिक पिछड़ेपन को उत्पन्न नहीं होगा या प्रभावित नहीं करता है। सेम टू सेम वही प्रश्न है, थोड़ा सा विकल्प में यहाँ पे चेंजिंग है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। परिवार का जो पेशा है यह शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं करेगा। बाकी ये सभी चीज़ें सामाजिक आर्थिक स्तर, भावनात्मक वातावरण इसको पिछड़ेपन को उत्पन्न करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य आयु वर्ग से संबंध अन्य सहपाठियों में जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी यानी त्रुटि दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चों को कहते हैं प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, अवसादी बालक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वह जो बालक होता है पिछड़ा बालक होता है जिसमें कमी मिलती है। तो राइट आंसर चला जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है। किसने कहा है कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन करने अंतर संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है? तो यह जो परिभाषा है किसकी है? स्पीयरमैन, वारलेट, स्किनर या फिर लेविन।
तो यह जो परिभाषा दिया है स्पीयरमैन ने दिया है, और स्पीयरमैन ने चूहा और कबूतर पर प्रयोग किया था इन्होंने। यह जो परिभाषा है सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नए विषय वस्तु की रचनात्मक सृजन कर नए अंतर संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है। तो राइट आंसर चला जाएगा सी के साथ। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया? आम केंद्रित भाषा, विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना, आनुवांशिकता या फिर सामाजिक अंतःक्रिया। तो पियाजे के द्वारा जो है सामाजिक अंतःक्रिया को जो है इनके द्वारा कम आंका गया। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। पियाजे के अनुसार जो है प्रत्येक बालक अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील होते हैं, यानी वह जो है अपने आप में क्रियाशील होते हैं, उत्तेजित होते हैं। तो उन्होंने ये जानने के लिए जो पियाजे हैं वह जो है इसको जो है सामाजिक अंतःक्रिया को जो है महत्व नहीं दिया है, इसको कम आंका है। तो इस वीडियो में आपके पूरे 30 प्रश्न समाप्त हुए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। साथ ही अगर चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।